हाँ, हेलो स्टूडेंट। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट मैंने इंडस्ट्रियल को आपको अलग से बताया था और मैनेजमेंट को मैं अलग से बताया था। तो अब हम उसी दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारा हो जाता है क्या, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब हम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को बता देते हैं आपको कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है क्या चीज। तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, राइट डाउन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इज द इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट as a field of commerce, as a field of commerce, business administration, business administration and organization of industrial companies and organization of industrial companies। तो या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इज द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इज द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच इज फोकस ऑन द क्रिएशन एंड कंस्ट्रक्शन and management of the industrial process like as industrial design, construction etc. ये सब सारे हैं हमारे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इज इक्वल टू द स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग, डिटेल्स में आपको जो नोट्स मिलेंगे वो कॉलेज के वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, बट मैं यहाँ केवल आपको समझाने का काम कर रहा हूँ, तो प्लीज इसको ठीक है समझिए, अच्छी तरह से समझिए। तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इट इज इक्वल टू द स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग प्लस बिजनेस प्लस मैनेजमेंट। आप कह सकते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग, बिजनेस एंड मैनेजमेंट। तो ये तीनों को मैंने मिला के क्या बना दिया, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मैनेजमेंट के सारे प्रोसेस है उसको मैं इंडस्ट्रीज में अप्लाई कर देता हूं, इंडस्ट्रीज में अप्लाई करता हूं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था मैनेजमेंट जो प्रोसेस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, क्रिएशन, इनोवेशन, बहुत सारे आते हैं, कम्युनिकेशन, ये सब मैनेजरियल प्रोसेस है, मैनेजमेंट प्रोसेस है। और इसी को मैं यूज करके, ठीक है, मैं इंडस्ट्रीज में इसको यूज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने इंडस्ट्रीज को, अपने कंपनी को आगे मैं बढ़ाता हूं और मैक्सिमम प्रॉफिट या कस्टमर सेटिस्फैक्शन या पेशेंट सेटिस्फैक्शन जो भी है उसको मैं प्राप्त करता हूं, या कह सकते हैं कि वी आर अचीविंग द गोल, ठीक है, गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब हम चलते हैं कि ये मेरा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो गया। अब हम आपको बताएं कि इसमें जुड़ा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप। तो
एंटरप्रेन्योरशिप आपको मैं बताने जा रहा हूं वो क्या चीज है। नोट्स, इसके डिटेल्स जो नोट्स हैं आपको कॉलेज के मतलब यूट्यूब की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर अब हम चलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये क्या होता है? तो एंटरप्रेन्योरशिप आप ध्यान से देखिए, इसमें एक शब्द है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर प्लस सी, ठीक है। एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है भाई? एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है, दैट इज ए पर्सन, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। पर्सन हो, वो पर्सन क्या, अगर न्यू बिजनेस को अपना लॉन्च करता है, डिजाइन करके लॉन्च करता है, तो वो मेरा क्या है? ओनर। वो क्या है? ओनर। इसको ऐसे बोलते हैं ओनर। आपको एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ओनर, जो मालिक होता है, इंडस्ट्री का मालिक होता है, कंपनी का मालिक होता है, वो ओनर हो गया। और हम अपने इंडस्ट्रीज को डिजाइन देके लॉन्च करते हैं और उसको स्मूथली रन कराते हैं, ठीक है। उसको स्मूथली रन कराने के लिए जो हम लोगों की एक्टिविटीज होती है, जो ओनर की एक्टिविटीज होती है, उसको सारे को मिला के मैं बोलता हूं एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हो गया, दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ ओनर, तो ये ओनर की एक्टिविटीज है और ये ओनर है। तो ये पर्सन है, एक पर्सन होगा, और एक पर्सन अपने इंडस्ट्रीज को, एक ओनर अपने इंडस्ट्रीज को डिजाइन करके लॉन्च करता है और स्मूथली रन कराता है और आगे बढ़ाता है। इसी सारी को प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक, क्लियर। तो ये पर्सन एक्टिविटीज इसके लिए फॉर द डिजाइनिंग, लॉन्चिंग एंड स्मूथनिंग रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रनिंग ऑफ द न्यू इंडस्ट्रीज, ठीक है, कंपनीज, ऐसे। तो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं? राइट डाउन एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप इज ए प्रोसेस। देखिए मैंने प्रोसेस बताया, इज ए प्रोसेस, ठीक है। ये कैसा प्रोसेस है? इज ए प्रोसेस है, ठीक है, बाय विच, जिसके द्वारा, बाय विच डिजाइन, लॉन्चिंग एंड रनिंग ऑफ द रनिंग ए न्यू बिजनेस, तो इस नए बिजनेस को, नए इंडस्ट्रीज को लगाने में या बिजनेस को स्टार्ट करने में, ठीक है, जो मैंने उसको डिजाइन दिया और लॉन्च किया और उसको मैं अच्छी तरह से रन करा रहा हूं और इस ग्रोथ कर रहा हूं अपनी इंडस्ट्रीज की, तो ये क्या हो गया? पूरा जो प्रोसेस है मिलके हमारा एंटरप्रेन्योरशिप इसी को, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो मैंने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज इक्वल टू द एंटरप्रेन्योर और ये एक्टिविटीज ऑफ ओनर। एंटरप्रेन्योर दैट इज ओनर, तो एक्टिविटीज ऑफ ओनर और एक्टिविटीज ऑफ ओनर को अगर पूरा मिला देंगे तो ये हमारा बन जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक, ओके। अब मैं चलता हूं आपके यूनिट फर्स्ट। ये तो मैंने केवल आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है आपके चैप्टर का, मीन्स आपके सब्जेक्ट का। तो अब मैं इस सब्जेक्ट के यूनिट फर्स्ट पे चलता हूं। तो आप यूनिट फर्स्ट अगर देखेंगे तो उसमें आपको जो पहला टॉपिक जो दिखाई देगा, ठीक है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स
ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। अब ये प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स मींस सिद्धांत, सिद्धांत, रूल, रेगुलेशन। तो ये सिद्धांत है और ये मैनेजमेंट किस सिद्धांत पे काम करता है उसी को बोलते हैं, जिस सिद्धांतों पे काम करता है, चलता है, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फावेल्स ने 14 प्रिंसिपल्स दिया, 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने बताया, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फावेल साहब ने 14 प्रिंसिपल्स को बताया मैनेजमेंट करने के, ठीक है, जिसके सिद्धांत में मैनेजमेंट मेरा चलता है। तो पहला हो गया। अब मैं इस 14 का मैं नाम सारा दे रहा हूं आपको, फिर बारी बारी से एक एक करके मैं आपको बताऊंगा और इसके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले मैं वर्क को बांटता हूं। दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तीसरा हमारा आ जाएगा डिसिप्लिन, चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड। आगे लिख लीजिए सारे को, आगे जो हमारे 14 प्रिंसिपल्स है उसको आगे लिख लीजिए, तो फिर मैं आपको बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा। यूनिटी ऑफ कमांड, ये पूरा एकदम पूरी अच्छी तरह से आपको याद है। इसी के बेस पे हमारा सारा मैनेजमेंट है, ये सिद्धांत है, इसी के सिद्धांत पे हमको चलना है, ये प्रिंसिपल्स है। तो पांचवा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्लियर। 6 है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। 6 है इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। 7th इज 6 हो गया। 7th इज रिम्यूनरेशन, ठीक है। 8th इज जो 8वां है मेरा सेंट्रलाइजेशन, नवा है सेंट्रलाइजेशन हो गया। नवा है स्केलर चेन, और 10वां है स्केलर चेन ऑर्डर, 10वां है ऑर्डर। 11 जो है ये इक्विटी है, इक्विटी। अब 11 और यहाँ पे 12 12 कर देता हूं, ठीक है। ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, तो ये पर्सनल है, नॉट ए पर्सनल, पर्सनल मींस एम्प्लॉइज। ये याद रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज द पर्सनल। 13 हो जाएगा इनिशिएटिव, और जो लास्ट है 14, ठीक है, ये हमारा स्प्लिट द क्रॉप्स,
डी कॉर्प्स। ठीक, ये हो गया हमारा स्प्लिट डी कॉर्प्स, ये हो गया। तो ये हमारे 14 प्रिंसिपल्स हो गए। हाँ ठीक है, प्रिंसिपल्स। अब मैं इसको आपको बारी बारी से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक, ओके। हाँ देखिए, बारी बारी से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। डिवीजन ऑफ वर्क, फर्स्ट इज द डिवीजन ऑफ वर्क। ये नोट्स सारे अभी मैं समझा दूंगा आपको, नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा यूट्यूब पे। तो डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन को मतलब कार्य को डिवाइड करता हूं। जो मेरा वर्क है, कार्य को डिवाइड करता हूं, कार्य, ठीक है, वर्क को डिवाइड करता हूं किसके भी, among the employees, workers के बीच। पहला है अब अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटीज। अथॉरिटी जो होती है दैट इज यू कैन से द कुछ काम करने के लिए यू कह सकते हैं कि पावर देना है अथॉरिटी। तो आप करने का मतलब अथॉरिटी नहीं देंगे तो वो अपने रिस्पांसिबिलिटी को अच्छी तरह से निभा नहीं पाएंगे। तो हमको जो है कुछ एफर्ट करके उनको रिस्पांसिबिलिटी मतलब अपनी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो अच्छी तरह से उसको निभा ले, अच्छे से अपने परफॉर्मेंस को दे दे। तो ये डिवीजन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे डिसिप्लिन अगर मैनेजमेंट नहीं रहते हैं एम्प्लॉइज वर्कर्स, तो आप फिर अच्छे से ऑर्गेनाइज इफेक्टिव तौर से ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाता, जिसमें ठीक है आप लेट होते हैं या होते हैं, ये सब सारे कुछ ऐसे डिसिप्लिन मैनर रखे जाते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड जो होता है मीन्स ये होता है कि हम जो वर्क करें, टीम वर्क करें, हमारे सारे वर्कर्स, सारे एम्प्लॉइज की जो हो वो किसके तरफ हो, टुवार्ड द गोल के तरफ, टुवार्ड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ। वो सभी लोग, ये नहीं कोई एम्प्लॉइज कुछ सोचता है तो कुछ वो कुछ सोचे, ऐसा नहीं। सबकी जो होती है टीम वर्क, जो वर्क हो टीम वर्क हो, और सबकी दिशा किधर हो, गोल की तरफ, सबके डायरेक्शन गोल की तरफ। इसी से रिलेटेड मेरा क्या है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, एक ही दिशा में। मैनेजर का जो कुछ, मैनेजर जो चाहता है गोल की तरफ मैनेजर चाहता है, तो हमारे एम्प्लॉइज, मैनेजर के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो भी गोल की तरफ ही, जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल होती है उसको अचीव करने की ही हमारी पूरी तरह से कोशिश हो। तो ये हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो एक होना चाहिए। अच्छा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, अपना जो इंटरेस्ट हम रखें वो किसके इंटरेस्ट में रखें, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के इंटरेस्ट में रखें। जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन जैसा चाहता है उसको मैं, ठीक है, उसी प्रकार से मैं अपनी सोच रखूंगा और उसी के इंटरेस्ट की तरफ मैं बढ़ूंगा। तो रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन ये क्या है, देखो भाई, दिस इज द पेइंग सिस्टम। भाई कोई काम करेगा तो पैसा लेगा, निश्चित है, काम करेगा तो पैसा लेगा, उसी को मैं बोलता हूं कंपनसेशन। दिस इज द कंपनसेशन, उसको पैसा हमको देना है, और ये हमको इसमें जो हम सैलरी या वेजेस या पेमेंट जो करते हैं तो ये रिम्यूनरेशन में चला जाता है। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग होती है। अब डिसीजन मेकिंग में क्या है कि जो डायरेक्टर होते हैं या ओनर जो होते हैं या मैनेजर जो होता है, वो कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को अपने एडवाइस करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए उसको रखते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है वो सेंट्रलाइजेशन होता है। मतलब ये हमको सही तरह से डिसीजन लेने की प्रोसेस है सेंट्रलाइजेशन। स्केलर चेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं। तो स्केलर चेन जो होता है, स्केलर चेन मींस, जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं समझा देता हूं उसको। जैसे एक है, ये चेन है मेरा ए बी सी डी, ठीक है, और ये हो गया ई एफ जी
एच। अब ये नहीं कि ये कम्युनिकेट, अब देखो ये ऑर्डर यहां से ये सबसे बड़ा है, इसको कम्युनिकेट कर सकता है इससे इससे इससे, ये ऐसे 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 ऐसे, तो इससे, तो ये इससे क्या है कि जैसे ये इसको कुछ कम्युनिकेट किया, तो कम्युनिकेट किया, अब ये इससे करेगा, तो अब ये जो है अब इससे क्या होगा, जैसे मान लो ये बी है, अब बी सी से कम्युनिकेट, मान लो ई से कम्युनिकेट या एफ से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये इनको कहेगा इनको कहेगा इनको कहेगा, तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूम होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो जो स्केलर चेन होती है कि हम बी जो है डायरेक्ट जो है एफ से कम्युनिकेट कर सकते, इसमें टाइम वेस्ट आपका बचेगा, जो टाइम लगेगा ज्यादा और वो बचेगा, और इसमें काम भी अच्छी तरह से हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, देर नहीं। अच्छा, फिर हम आते हैं ऑर्डर। ऑर्डर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन में जैसे करेगा, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ये सब आते हैं। तो ऑर्डरिंग करने का ये सिस्टम जो होता है, जो स्टडी करते हैं वो ऑर्डर में करते हैं। इक्विटी, इक्विटी जो होती है इसमें ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारा कोई रिलेशन का है तो मैं उसको सैलरी ज्यादा करूं या मैं कोई गलती करे तो उसको माफ कर दूं और दूसरे को पनिश करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा इक्विटी होना चाहिए। इक्विटी, सबको इक्वल तरह से देखिए, सब लोग हमारे लिए बराबर, मतलब फेयर होना चाहिए, सबके साथ फेयर होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ एम्प्लॉइज हमारे प्रिय है तो मैं उसके लिए कुछ अलग नियम करूं या उनके लिए अलग करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो हम करें वो हर समय के बराबर करें। ये नहीं कि ये टाइम अभी जो है टाइम है तो मैं उनको जो है मतलब खुश रखूं, फिर बाद में उनको ऐसा है ना, तो कुछ ऐसा करो कि एम्प्लॉय जो है सेटिस्फाइड ना हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको एक समान और एक समय पे रखना चाहिए, मतलब एक समय जो है हर समय उनके लिए बराबर हो, ऐसा करना चाहिए। दिस इज द इक्विटी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में जो आता है ये यहाँ पे एम्प्लॉइज टर्नओवर कम, ये नहीं कि बार बार एम्प्लॉइज जो है करिए फिर लाइए फिर रिक्रूट करिए फिर बार, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो खर्चे हैं और जो हमारी परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की वो बहुत काफी लूज हो जाती है, और ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे क्या होते हैं, बढ़ भी सकते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, तो इनिशिएटिव मतलब कि हमारे जो एम्प्लॉयज हो, वर्कर्स हो या डायरेक्टर मैनेजर जो भी हो, कुछ ना कुछ सोचें, करें, कुछ नया करने की सोचें, इनिशिएट करें, क्रिएट करें, ठीक है। तो उसको सोचें, प्लान करें, प्लान कर करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने एम्प्लॉयज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, हमेशा कुछ ना कुछ सोचें उसके लिए। और स्प्लिट द कॉर्प्स में जो हम स्टडी करते हैं ये क्या होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को बनाए रखना, उनकी यूनिटी को बनाए रखना और उनको कन्विंस करके, मोटिवेट करके आगे लेके चलना, साथ में लेके चलना, ये हमारा होता है स्प्लिट द कॉर्प्स से। ये करने का मतलब यूनिटी से, यूनिटी, ठीक। ये हो गया मेरा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और इसके जो नोट्स हैं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कॉलेज के द्वारा, कॉलेज के वेबसाइट पे, कॉलेज के साइट पे, यूट्यूब पे, ये सब सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, ओके बाय। अच्छा, हाँ, हेलो स्टूडेंट, अब मैं उसके आगे चलता हूं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट।
ठीक है। तो नाउ we will discuss about principles मैंने बता दिया। functions of management। अब ये मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ रोल क्या है ऑपरेशन। तो ये जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, पूरे फंक्शन को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। दो भागों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये मैं समझाने के लिए इसे बता रहा हूं आपको, नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, उसकी चिंता मत करिए। अच्छा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जो होता है, फर्स्ट इज प्लान, दिस इज द प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इसको आप कह सकते हैं दैट इज स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये। तो एक होता है मेन फंक्शन, दैट इज मेन फंक्शन, इसको बोल सकते हैं मेन फंक्शन या डोमिनेटिंग फंक्शन जो बोल सकते हैं। और एक होता है सपोर्टिव फंक्शन। ये क्या होता है? सपोर्टिव फंक्शन, इसको बोल सकते हैं। बहुत लोग अलग अलग नामों से लेते हैं कुछ लोग। तो ये है सपोर्टिव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक। तो ये मेन फंक्शन हुआ मेरा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग।